ये कहानी एक छोटे से गांव अमृतपुर की है। यहाँ एक परिवार रहता था जिसमें दो बहनें थीं, रतन और चंदा। रतन बड़ी थी और चंदा छोटी। रतन पार्वती की सौतेली बेटी थी, जबकि चंदा उसकी अपनी सगी बेटी थी। रतन, उसका रंग थोड़ा सांवला था। वह स्वभाव से बहुत ही शांत और मेहनती थी। अपनी माँ के गुजर जाने के बाद उसने घर की हर कड़वाहट को चुपचाप स्वीकार कर लिया था। चंदा, वह गोरी, चिट्टी और दिखने में सुंदर थी। माँ की अत्यधिक लाड़ प्यार की वजह से वह चंचल तो थी ही, साथ ही उसे अपनी खूबसूरती का बहुत घमंड भी था। पार्वती अपनी सगी बेटी चंदा को हमेशा सिर पर चढ़ाकर रखती थी। दोपहर का समय था। रतन काम कर रही थी और चंदा बात पे बैठ के मस्त आराम फरमा रही थी। वहाँ पर पार्वती आती है और कहती है, रतन, ओ रतन, घर का सारा काम कर लिया जाकर। कुएं से 2 बाल्टी पानी ले आ। शाम को तेरे बापू आएंगे, उन्हें गर्म पानी चाहिए। माँ, सुबह से घर का काम कर रहा हूँ। चंदा खाली बैठी है, उसे भेज दीजिए ना। बड़ी जुबान चलने लगी है तेरी। देख नहीं रही मेरी चंदा कितनी कोमल है। कड़ी धूप में जाएगी तो उसका रंग झुलस जाएगा। तू तो पहले ही सांवली है, तुझे धूप से क्या डर। चंदा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जीजी, माँ सही कह रही हैं। मैं धूप में पानी लेने जाऊंगी तो मैं काला हो जाऊंगा। इसी के लिए तुम जाओ, तुम तो पहले से ही काला हो। रतन कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप बाल्टी उठाकर कुएं की ओर चल दी। रतन कुएं के पास पहुंच के सोचने लगी, हे भगवान, मेरे पैदा होते ही मेरी माँ को मार दिया, अब मुझे छोड़ दिया इस हालत में। एक तो मेरी सौतेली माँ मुझसे प्यार नहीं करती और ऊपर से बहुत सारा काम करवाती है और खाने के लिए अच्छा भोजन भी नहीं देती है। रतन पानी भरता है और घर की ओर चला जाता है। माँ, मैं पानी लेके आ गया, सारा काम करूँगा फिर खाना खाऊंगा। माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। दीदी को बोलो ना, मेरे लिए खाना बना देगा। मेरे लिए और मेरी चंदा के लिए जाके खाना बनाओ, उसके बाद तुम खाना खा लेना। लेकिन बहुत सारा काम बाकी है माँ जी। लेकिन बेकिन कुछ नहीं, तुम चुपचाप से खाना बनाओ जाके। मेरी चंदा को बहुत भूख लगा है। रतन बिना कुछ कहे चुपचाप रसोई में खाना बनाने चला जाता है। कुछ देर बाद जब भोजन बनकर तैयार हो जाता है तो वह परोसकर पार्वती और चंदा के पास ले आता है। वे दोनों साथ बैठकर भोजन करने लगती हैं। तृप्त होकर भोजन करने के बाद चंदा अपनी माँ की ओर देखते हुए कहती है, माँ, अभी मेरा पेट सही से नहीं भरा है, हमारे लिए एक ये रोटी और मंगवा दो ना। अरे रतन, मेरी बेटी चंदा के लिए 2 रोटी और लाकर दे दे, अभी उसका सही से पेट नहीं भरा है। माँ, उसमें केवल 2 रोटियां ही बची हुई हैं। आज मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, मुझे भी बहुत तेज भूख लगी हुई है। अगर वो एक ही रोटियां आपको दे दूंगी तो मेरे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। अरे रतन, तू अब ज्यादा जवान चलाने लगी है। तेरे लिए उसमें रोटी के टूटे फूटे टुकड़े बच जाएंगे, वही खा लेना। पहले मेरी बेटी के लिए एक ही रोटियां लाकर दे। फिर चंदा रोटी और सब्जी लाकर पुष्पा के सामने रख देती और चंदा चुपचाप रसोई में लौट आती है। रसोई के कोने में रखी टूटी फूटी बची हुई रोटियों को वह एक थाली में इकट्ठा करती है और जैसे ही वह उन रोटियों को खाने के लिए बैठती है, वैसे ही द्वार पर एक साधु महाराज आ जाते हैं और कहने लगते, अरे बेटी, हमें खाने के लिए कुछ दे दो। हमने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। अगर आज खाना नहीं मिला तो भूख के मारे मेरे प्राण निकल जाएंगे। आएंगे। इतना सुनकर पार्वती रतन से कहती है, अरे रतन, जरा देख बाहर कौन है। पता नहीं कहाँ कहाँ से भिखारी आ जाते हैं। कुछ तो काम धंधा करते धरते नहीं और फालतू का मांगने चले आते। जैसे ही रतन बाहर आकर देखती है तो उसे एक बूढ़े बाबा दिखाई देते हैं और बूढ़े बाबा को देखकर रतन का हृदय दुखी हो जाता है। बाबा रुकिए, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। रतन जल्दी से अंदर जाती है और अपने हिस्से की बची हुई रोटी लाकर बाबा को देती है। तभी पार्वती भी रतन के साथ बाहर आती है और कहती है, देख रतन, तूने अपने हिस्से की रोटी अगर इन बूढ़े बाबा को दे दी तो तुझे शाम तक कुछ भी खाना नहीं मिलेगा। याद रख, ये रोटी तू अपने आप खा ले या फिर इन बाबा को खिला दे।
लेकिन तुझे खाना अब शाम तक नहीं देंगे। रतन पार्वती की बात को अनसुना करके रतन बाबा से कहती है, बाबा जी, आप इस खाना को खा लीजिए, हमें अब भूख नहीं लगी है। तभी बूढ़े बाबा उस रोटी को खा लेते हैं और खाने के बाद पार्वती से कहते हैं, बेटी, हम तुझे एक भविष्य की बात बता रहे हैं। तेरी बेटी यही जो रतन बहुत ही ईमानदार और सच्चे दिल की है, इसलिए इसका भविष्य बहुत ही चमत्कारी है और यह आगे चलकर इस गांव के बड़े अमीर आदमी से इसका विवाह होगा और इस गांव का सबसे अमीर आदमी बनेगी। इतना कहकर बाबा वहां से चला जाता है और पार्वती अपने मन में सोचने लगती है, अरे ये कैसे हो सकता है? गांव के सबसे अमीर इंसान से तो मेरी बेटी चंदा की शादी होगी, लेकिन ये रतन कैसे बन सकती है? हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। इसका विवाह बहुत ही गरीब घर में करेंगे और अपनी बेटी माया का विवाह बहुत अमीर घर में करेंगे और देखेंगे ये चंदा कैसे रानी बनती है। सैम का समय जब रामलाल घर आता है तब रामदीन घर में बैठा चिंतित है। तभी पार्वती उसके पास आकर बैठती। दोनों बहनों की शादी की उम्र हो चुकी थी। रामदीन अपनी दोनों बेटियों के लिए अच्छे घर ढूंढ रहा था, लेकिन पार्वती के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वह चाहती थी कि उसकी बेटी चंदा को दुनिया की सारी सुख सुविधाएं मिले, जबकि रतन को वह किसी ऐसे घर में फेंकना चाहती थी जहां वह ताउम्र दुख झेले। पार्वती दोनों बहनों की शादी की उम्र हो चुकी है। आज शहर से दो परिवारों के संदेश आए हैं। एक है खन्ना परिवार, जो बहुत बड़ा व्यापारी खानदान है, और दूसरा है माधव, जो गांव के पास ही रहता है और मजदूरी करके अपना घर चलाता है। खन्ना जी का बेटा आर्यन बहुत पढ़ा लिखा और अमीर है। पार्वती मन ही मन सोचने लगी साधु की बात। आर्यन जैसा राजकुमार तो मेरी चंदा के लिए ही बना है। इस रतन को एक गरीब परिवार में शादी करा देंगे। पार्वती अपने चेहरे पर नकली दुख लेकर रामदीन को बोलता है, अजी सुनते हो? मैंने सुना है कि खन्ना परिवार वाले बहुत सख्त और अनुशासन वाले हैं। वे ऐसी बहू चाहते हैं जो बहुत चंचल हो, गोरी हो और जो उनके महलों की शान बढ़ा सके। अब तुम ही देखो, हमारी रतन तो सांवली है, शांत है और गांव के कामकाज में रमी हुई है। वह शहर के उस बड़े महल में घबरा जाएगी। पर पार्वती, रतन बड़ी है, पहला हक तो उसी का बनता है ना। हक की बात छोड़िए, खुशी की बात देखिए। वो बेचारा माधव जो मजदूरी करता है, वो बहुत सीधा लड़का है। रतन जैसी मेहनती और शांत लड़की ही उसके घर को स्वर्ग बना सकती है। रतन को सादगी पसंद है, उसे महल नहीं चाहिए। और हमारी चंदा, उसे तो गहने और रेशमी साड़ियों का शौक है। उसे आप खन्ना परिवार में भेज दीजिए। अगली सुबह खन्ना परिवार के लोग घर आते हैं। चंदा को खूब सजा धजा कर पेश किया जाता है, जबकि रतन को रसोई में काम पर लगा दिया जाता है। रामदीन जी, आपकी बेटी चंदा तो बहुत सुंदर है, पर हमने सुना था आपकी एक और बेटी भी है। हाँ जी, रतन है, पर वो बेचारी थोड़ी बीमार रहती है और उसे बाहरी लोगों से मिलने में बड़ी शर्म आती है। उसे तो बस चूल्हा चौका ही पसंद है। वो तो खुद ही कह रही थी कि उसे शहर की भीड़ भाड़ से डर लगता है। तभी चंदा रसोई में जाकर रतन को ताना मारती है, जी, देख रही हो ना, मेरे लिए शहर का सबसे बड़ा खानदान आया है और तुम्हारे लिए माँ ने उस माधव को चुना है जो कल हमारे खेत में गड्ढा खोद रहा था। तुम्हारी और उसकी जोड़ी कितनी जमेगी ना। काला रंग और मिट्टी का काम। चंदा, रंग और पैसे से घर नहीं बसता। अगर बापू ने चाहा है कि मैं माधव जी के घर जाऊं, तो मैं उसी में खुश। कुछ देर बाद पार्वती वहाँ आ जाती है और कहने लगती है, देख रतन, खन्ना परिवार वाले बहुत लालची हैं। वे तुझे बहुत परेशान करेंगे क्योंकि तेरा रंग सांवला है। मैंने बड़ी मुश्किल से रामदीन को मनाया है कि तेरा रिश्ता माधव से कर दे। वो गरीब जरूर है, पर तुझे रोटी तो देगा। और वैसे भी तू तो काम करने की आदी है, वहाँ भी जाकर काम ही करना है। माँ, मुझे गरीबी से डर नहीं लगता, पर क्या आपने बापू से पूछा कि उन्हें माधव जी पसंद है? तू मुझे सिखाएगी? मैंने जो फैसला लिया है वही होगा। चुपचाप अपनी शादी की तैयारी कर, वरना इस घर से धक्का देकर निकाल दूंगी। पार्वती ने अपनी चालाकी से रामदीन को ये विश्वास दिला दिया
कि रतन खुद माधव से शादी करना चाहती है। रामदीन ने भारी मन से रतन का रिश्ता एक गरीब मजदूर से और चंदा का रिश्ता उस अमीर खानदान में तय कर दिया। फिर कुछ समय के बाद पुष्पा अपनी सौतेली बेटी का विवाह एक बहुत ही गरीब किसान मदब के साथ करवा देती है। मदब चंदा को लेकर अपने घर आता है और चंदा से कहता है, देखो रतन, तुम ऐसा करो, हम तो बहुत गरीब हैं, तुम्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला पाएंगे। तुम ऐसा करो, दूसरी जगह शादी कर लो। अजी आप क्या कह रहे हैं? आप तो मेरे स्वामी हैं। अब मेरा विवाह आपसे हो चुका है, इसलिए तुम्हारे अलावा मैं किसी को नहीं देख सकती। और दोबारा इस तरीके की बातें मत करिएगा। मैं तो एक गरीब घर का आलसी लड़का हूँ, मैं कुछ करता भी नहीं हूँ। देखिए, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। हो सकता है आगे कुछ अच्छा हो जाए। और मेरी सौतेली माँ है, उन्हें मेरा सुख अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मेरा विवाह आपसे करवा दिया। अब चाहे जो हो, मेरा विवाह आपसे हुआ, इसीलिए आप मेरे देवता हैं। मैं आपके साथ ही रहूंगी, चाहे मुझे भोजन मिले या ना मिले। इधर पार्वती अपने घर में बैठी हुई अपनी बेटी चंदा से बातें कर रही थी। बेटी चंदा, देखा भिखारी कैसे बता रहा था कि रतन का विवाह इस राज्य के अमीर से होगा। कहीं इन भिखारियों की भी दुआ काम आती है। हाँ माँ, मैं भी सोच रही थी, तुम्हारे होते हुए इस रतन का विवाह इस गांव के अमीर से कैसे हो सकता है। सही कहा बेटी। हमने पहले ही उसका विवाह एक गरीब घर में कर दिया। अब देखो, रतन को 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता होगा। आई थी बड़ी महारानी बनने इसकी, अब रानी तो मेरी बेटी माया बनेगी। माधव गरीब था, पर कुछ राज छुपा था। उसका राज सिर्फ रामदीन जानता था। और कुछ दिनों के बाद चंदा का विवाह खन्ना परिवार में करा दिया जाता है। चंदा का ससुराल में बहुत सारे नुकर चकर था। चंदा आराम से सोया रथ था। हमरा शादी होने के बाद कहीं भी नहीं गए, घर का सामान भी खत्म हो गया है। एक काम करते हैं, कल हम दोनों साथ साथ बाजार चलेंगे और घर की जरूरत का सारा सामान ले आएंगे। हाँ जी ठीक है, लेकिन कल आपको काम पर नहीं जाना है क्या? अगर काम रुक गया तो पैसों की समस्या हो सकती है। नहीं भाग्यवान, कल कोई काम नहीं है। कल मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताऊंगा। अब तुम आ गई हो तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। खैर, अभी वो सब बातें छोड़िए। आप दिन भर काम करके आए हैं, थक गए होंगे। मैंने खाना बना लिया है, चलिए पहले खाना खा लेते हैं, फिर सो जाते हैं। भले ही सौतेली माँ पार्वती ने रतन के साथ भेदभाव करते हुए उसकी शादी एक गरीब लड़के से करा दी, लेकिन माधव बहुत अच्छा लड़का है। गरीबी भरे इस जीवन में भी दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं। अगले दिन माधव और रतन साथ साथ बाजार खरीदारी करने आ गए। इसी तरह बाजार में सामान खरीदते खरीदते अचानक रतन की नजर बाजार के बीच अपनी छोटी बहन और उसके पति पर पड़ गई। अरे चंदा, तुम यहाँ कहाँ से आ रही थी? और रोहित, तुमसे भी कितने दिनों बाद मुलाकात हुई। बाकी सब ठीक ठाक चल रहा है ना रोहित? हाँ दीदी, ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है। वैसे कल मैं भाग्यवान को लेने तुम लोगों के घर गया था, लेकिन आप और जीजा जी क्यों नहीं आए? अरे रोहित, अब तुझे क्या ही बताऊं, हम मजदूरी करने वालों को ससुर के घर जाने की फुर्सत कहाँ मिलती है। एक दिन भी काम न करें तो घर चलाना मुश्किल हो जाता है, इसी वजह से जा नहीं सके। अपनी दीदी और जीजा के साथ अपने पति रोहित को इस तरह बातें करते देख चंदा को बहुत गुस्सा आ गया और वह तीखे स्वर में बोली, अरे दीदी, आप हमेशा मेरे ही रास्ते में क्यों आ जाती हैं? भला आपको पता नहीं है क्या कि मुझे आपसे नफरत है? अब आप सामने दिख गई तो मेरा पूरा दिन ही खराब हो जाएगा। ऊपर से आज तो अपने उस गरीब पति को भी साथ ले आई हैं। चंदा की ऐसी तीखी बातें सुनकर रतन को बहुत बुरा लगा। वहीं माधव को भीतर ही भीतर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने गुस्से को जाहिर होने नहीं दिया। चंदा, तुम भला ऐसी बातें क्यों करती हो? आखिर तुम मेरी बहन हो ना, फिर मुझसे इतनी नफरत क्यों? बहन? तू कब से मेरी बहन हो गई भला? और वैसे भी तुझे कुछ कहने से कोई फायदा नहीं।
अभी यहाँ बाजार के बीच तमाशा मत खड़ा कर और हमें शांति से खरीदारी करने दे। चंदा की ये बातें सुनकर रतन को बहुत बुरा लगा। उसने कुछ कहे बिना अपने पति के साथ वहां से जाना ही बेहतर समझा और उधर चंदा भी अपने पति के साथ अपने रास्ते चल दी। भाग्यवान, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ जी, पूछिए ना, क्या बात है? मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि तुम अपनी दीदी से इतनी नफरत क्यों करती हो। सौतेली ही सही, वो तुम्हारी बहन तो है। तुम दोनों एक ही घर में साथ साथ खेलते हुए बड़े हुए हो। ऐसे में दिल में इस तरह की नफरत पालना ठीक बात नहीं है। अरे जी, अब आप भी उस गरीब गौरी की तरफ होने लगे हैं। आखिर आपने उस लावारिस गौरी में ऐसा क्या देख लिया जो आप मुझसे इस तरह बातें कर रहे हैं? अरे भाग्यवान, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है जो तुम सोच रही हो। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम दोनों ही बहनें हो और अगर तुम मिलजुल कर रहोगी तभी जीवन में खुशियाँ आएंगी। आप ये सारी बातें रहने ही दीजिए। मैं उस लावारिस गरीब बहन के साथ मिलजुल कर नहीं रह सकती हूँ। कृपया आप ये सब बातें यहीं छोड़ दीजिए। रोहित भले ही अमीर था, लेकिन उसका मन चंदा की तरह अमीरी गरीबी का भेद नहीं करता था। वो स्वभाव से सीधा साधा, सरल और नेक इंसान था। रामदीन अकेले चारपाई पर हाथ बांधे बैठे थे और मन ही मन खुद से बातें कर रहे थे। पता नहीं भाग्यवान और चंदा रतन से क्यों इतना नफरत करती हैं। सौतेली हुआ तो क्या हुआ, वो भी इसी घर की बेटी है। आज जो मैंने बाजार जाते देखा उसके बाद तो चंदा ने हद ही कर दी। सबके सामने बाजार में अपनी दीदी से वैसा व्यवहार कौन करता है भला। अब ऐसे और नहीं चलेगा। मुझे नितिन से मिलकर अच्छे से बात करनी पड़ेगी। इसी तरह रामदीन जब खुद से बातें कर रही होती है, तभी पार्वती उनके पास आ जाती है और उनसे कहती, अरे जी, ऐसे अकेले अकेले बैठकर इतना क्या सोच रहे हैं आप? नहीं भाग्यवान, कुछ नहीं। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि कल एक बार रतन के घर होकर आऊँ। रतन और मधब से भी मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं, तो कल एक बार जाकर आऊंगा। वाह, उस लावारिस के घर जाने का तो आप सोच रहे हैं, लेकिन मेरी बेटी चंदा के घर भी तो आप जा सकते हैं। भाग्यवान, मुझे इस समय कोई बहस नहीं चाहिए। कुछ बातें दिमाग लगाकर भी सोचा करो। खैर, ये सब तुम्हें कहकर भी कोई फायदा नहीं। अगर खाना बन गया हो तो चलो दोनों मिलकर खा लेते हैं। रामदीन के ऐसा कहने पर पार्वती ने कुछ नहीं कहा और दोनों खाना खाने रसोई में चले गए। सुबह थी। चारपाई पर माधव बैठा हुआ था, उसके पास चाय का कप। तभी रतन मधब के पास आ जाती है। अरे आप चाय पीकर अभी तक यहीं बैठे हैं? आज आपको काम पर नहीं जाना है क्या? कल भी तो पूरा दिन घर का सामान खरीदने में ही चला गया था। नहीं भाग्यवान, इन दिनों कहीं भी काम नहीं मिल रहा है, इसलिए इन दिनों मुझे घर पे ही रहना पड़ेगा। लेकिन ऐसे तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। भाग्यवान, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? मैं हूँ ना, मुझ पर भरोसा रखो, घर चल जाएगा। आप पर तो मुझे पूरा भरोसा है जी। ठीक है, अगर इन दिनों काम नहीं है तो आप थोड़ा आराम ही कर लीजिए। वैसे भी आप बहुत मेहनत करते हैं। अब मैं रसोई में जाकर काम में लग। अभी वहाँ रामदीन का आगमन होता है। अरे पिताजी, आप ऐसे अचानक? हाँ माधव बेटा, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन गई कि अचानक आना पड़ा। वैसे रतन बेटी कहाँ है? रामदीन के ऐसा कहते ही रतन बाहर आ गई। अपने पिताजी को देखते ही वो खुशी से भर गई और बोली, अरे पिताजी, आप कब आए और माँ को साथ क्यों नहीं लेकर आए? तेरी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए तुझे देखने आ गया। और रही बात तेरी माँ की, उनकी बात छोड़ो, मैं आया हूँ ना। वैसे आते आते तुम्हारे लिए बाजार से कुछ सामान भी लेकर आया हूँ। रामदीन ऐसा कहकर सामान का ठेला रतन को दे देते हैं और फिर चारपाई पर बैठ जाते हैं। पिताजी, आप इनसे बातें कीजिए, मैं आप दोनों के लिए रसोई में जाकर चाय बनाती हूँ। ऐसा कहकर रतन चाय बनाने रसोई में चली जाती है। बेटे मधब, भाग्यवान और चंदा का भेदभाव और उनकी जिद दिन ब दिन जिस तरह बढ़ रही है, उसे देखकर मुझे चिंता हो रही है। मुझे लगता है कि अब हमें सब कुछ सबके सामने लाना ही पड़ेगा, नहीं तो भाग्यवान कभी रतन को माँ का प्यार नहीं देंगे। एक तो वो सौतेली बेटी है, ऊपर से गरीब घर की बहू। कम से कम तुम्हारा सच जानकर भाग्यवान रतन को बेटी का प्यार दे ही देंगे शायद। हाँ पिताजी, आपने बिल्कुल सही कहा। कल भी बाजार में मिलने पर चंदा ने भाग्यवान को बहुत सुनाया, लेकिन मैंने वहाँ कुछ नहीं कहा। आपके कहे मुताबिक
अब सब कुछ सबको बता देने में ही भलाई है। और वैसे भी पिताजी ने जो समय दिया था वो अभी लगभग खत्म हो चुका है और अब मेरे अपने असली घर जाने का वक्त आ चुका है। तो बेटे अब मैं यहाँ आ ही गया हूँ, तो कुछ देर यहीं रुक लेता हूँ। उसके बाद तुम और रतन मेरे साथ हमारे घर चलना। फिर वहीं पर हम चंदा और रोहित को भी बुला लेंगे और तुम्हारा असली सच सबके सामने रख देंगे। मेरा मन कहता है कि तुम्हारी सच्चाई जानकर सब हैरान रह जाएंगे। और दूसरी ओर भाग्यवान व चंदा रतन को भले ही अमीरी के लालच में ही सही अपना ही लेंगे। हाँ पिताजी, आपकी बात एकदम सही है। मैंने रतन को बहुत करीब से देखा है। वह भले ही सबके सामने हंसती मुस्कुराती रहती है, लेकिन अपने मन में माँ और बहन के भेदभाव की जिद्दत के कारण वो बहुत गहरा दुख लेकर बेचारी चुपचाप जी रही है। हाँ माधव बेटे, मुझे सब पता है। रतन बेटी को बचपन से ही इस भेदभाव भरी जिंदगी में जीना पड़ रहा है। इसी वजह से उस भेदभाव भरी शादी में भाग्यवान के घमंड को एक दिन तोड़ने के लिए मैंने तुम्हें देखकर गौरी की शादी कर दी। लेकिन अब समय आ गया है कि सारा सच सबके सामने आ जाए। इसी तरह जब रामदीन और माधव बातें कर रहे होते हैं, तभी रतन चाय लेकर आ जाती है। पिताजी चाय पी लीजिए, और अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आज यहीं रुक जाइए। वैसे भी आप बहुत दिनों बाद आए हैं। अरे बेटी, मैं तो अभी माधव से वही बात कर रहा था। आज मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, बल्कि तुम दोनों मेरे साथ हमारे घर चलोगे। लेकिन पिताजी ऐसे अचानक क्यों? वहाँ जाकर तुम्हें सब कुछ खुद ब खुद पता चल जाएगा बेटी। रामदीन के ऐसा कहने के बाद सबने चाय पी। फिर रघुनाथ, माधव और रतन को अपने साथ लेकर अपने घर की ओर चल पड़े। रामदीन ने चंद और उसके पति को भी बुला लिया। पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ था। रामदीन हाथ बांधे गंभीर मुद्रा में बैठे थे। तभी पार्वती ने बात शुरू करते हुए कहा, अरे जी, आपने ऐसे अचानक सबको क्यों बुला लिया? चंदा और रोहित को बुलाना तो ठीक था, लेकिन इन दोनों गरीबों को भी साथ क्यों ले आए? कहीं कुछ हुआ है क्या? हाँ भाग्यवान, अभी जो तुमने अपनी जुबान से कहा, इन दो गरीबों की बात, आज उसी पर फैसला होगा। ये फैसला सिर्फ इन गरीबों के ऊपर ही नहीं, बल्कि तुम्हारे अमीर, दामाद और अपनी बेटी पर भी लागू होगा। अरे पिताजी, ये सब आप क्या कह रहे हैं? हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आप सीधे सीधे बताइए ना, आज इन गरीबों के बारे में ऐसा कौन सा फैसला होने वाला है? चंदा, तू अभी चुप ही रह। तुझे अपनी दीदी की इज्जत करना भी नहीं आता। बाजार के बीच जिस तरह तूने अपनी दीदी से वैसा व्यवहार किया, वो बिल्कुल गलत था। अभी तुम सब चुपचाप बैठे रहो। आज मैं तुम सबको माधव एम की असलियत बताऊंगा। तब तुम लोगों को खुद समझ आ जाएगा कि असली गरीब कौन है और असली अमीर कौन। हाँ तो बताइए ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं आपको बताने से। हमें भी तो इस गरीब की असलियत जाननी है। तो भाग्यवान, ध्यान से सुनो। नितिन किसी गरीब घर का नहीं, बल्कि एक सफल व्यवसायी का बेटा है। जमीन जायदाद की बात अलग है और मधव उनका इकलौता बेटा है। जब तुमने मुझसे कहा था कि चंदा के लिए अमीर लड़का देखो और रतन के लिए गरीब, तब मैंने तुम्हारी तरह भेदभाव नहीं किया। मैंने अमीर गरीब नहीं देखा, बस दोनों बेटियों के लिए अच्छा इंसान देखा। अगर ये माधव इतना अमीर ही है, तो फिर वो उस झोपड़ी में क्यों रहता है? उसे तो महल जैसे घर में रहना चाहिए था। तो सुनो, भाग्यवान माधव के पिताजी का एक उसूल है। उसी उसूल के कारण उन्होंने कुछ साल नितिन को गरीबी में रखकर जीवन का असली अनुभव लेने दिया, क्योंकि उन्होंने भी जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना करके आज उस मुकाम तक पहुंचा है। बेटा, तुझे मेरा उसूल तो पता ही है। जिस मुकाम तक मैं पहुंचा हूं, वही अनुभव तू भी पाए। अगर तू सीधे मेरे काम में लग गया तो जिंदगी का असली मतलब नहीं समझ पाएगा। और मैं नहीं चाहता कि हमारे घर की बहू हमारी जमीन जायदाद और पैसे देख कर आए। तू कुछ समय गरीबी में रह, जीवन को समझ और अपने लिए एक सच्चे और अच्छे मन की लड़की से शादी कर। जब जीवन का अनुभव अच्छे से हो जाए, तब अपनी बहू को लेकर घर वापस आ जाना। ठीक है पिताजी, आप जैसा चाहते हैं मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। आखिर मैं भी आपका ही बेटा हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि आपकी मेहनत भरी जिंदगी के अनुभव मैं खुद भी हासिल करूं। तो भाग्यवान चंदा, अब पता चल गया ना कि कौन गरीब है और कौन अमीर। तुम दोनों हमेशा इसी में उलझे रहते हो। कभी इंसान को दिल से भी पहचानो।
रतन भले ही मेरी पहली पत्नी की बेटी है, फिर भी वो तुम दोनों को अपनी माँ और बहन ही मानती रही, पर तुम्हारे पास उसे समझने का दिल नहीं था। खैर छोड़ो, दिल से नहीं तो कम से कम उसकी अमीरी देखकर ही सही। शायद अब तुम दोनों उसे अपना मान लो। सारी सच्चाई जानकर और रामदीन की बातें सुनकर पार्वती और चंदा को अपने बुरे कर्मों का एहसास हुआ। दोनों ने रतन से दिल से माफी मांगी। इसके बाद पूरा परिवार फिर से एक हो गया और माधव भी रतन को साथ लेकर अपने असली घर लौट आया।